उसी को हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो डेटर्स हमें टाइम, एक निश्चित टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, तुरंत पेमेंट कर देते हैं, हम उनको कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहते हैं। Since there are certain debtors who make payment in the next accounting period, यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट करते हैं, and will be allowed such discount, a provision for discount is created in the current accounting period. मतलब वो कर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रहे हैं और उनको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको डिस्काउंट मिलेगा। जब वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट करेंगे तभी उनको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? The provision for discount made during the year is debited. The provision for discount made during the year, जो डिस्काउंट हुआ है, मान लो जो भी हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुआ है डेटर्स पे, हम उसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये सब भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट समझाती हूँ वो भी आपको लिखना होता है और ऊपर आप वो डाल देंगे, ठीक है, कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। पहले तो ये लिखना सबसे ऊपर कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट लिखना है, जितने एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट लिखने हैं आपको। अब जैसे आगे ये बोल रहा है, इफ डिस्काउंट इज अलाउड टू द एग्जिस्टिंग डेटर्स, अगर जो डेटर्स ऑलरेडी हमारे साथ हैं, मतलब अभी हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको जो डिस्काउंट मिला है, देन सच डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड, जो डिस्काउंट उनको अलाउड हुआ है वो डेबिट होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में, मतलब एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, और अगर जो डेटर्स हमारे इस साल भी हैं, अगले साल भी हैं अकाउंटिंग ईयर के, तो उनको जो डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट खोलेंगे जिसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट कहते हैं। हम उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं एंट्री करेंगे, ना ही उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होता है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए भी होता है। इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। जब हम केवल डिस्काउंट यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ओनली ऑन गुड डेटर्स, हम केवल गुड डेटर्स पे लगा रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट जो है as discount on debtors is to be allowed only on realizable or good debts, the provision for discount is made only on the debtors left after deducting further bad debts, giving in adjustment and provision for doubtful debts। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने किया, यानी कि जब हमने जो अच्छे डेट्स हैं, हमारे गुड डेट्स हैं, रियलाइजेबल हैं जो, ठीक है, उनको हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो उन्हीं पर डिस्काउंट लगेगा। और डिस्काउंट भी कैसे लगेगा? जब हम डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस कर देंगे जो एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, तब हम लगाएंगे डिस्काउंट। जैसे उन्होंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर बैड डेट्स, मान लीजिए अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट सबसे पहले दे रखे हैं, तो हम उसको डेटर्स में से सबसे पहले डिडक्ट करेंगे, यानी कि लेस करके दिखाएंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं, उसको हम जो बाकी के बचे डेटर्स हैं उन पर लगाएंगे, उनमें से डिडक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लास्ट में डेटर्स बचे हैं उन पर हम
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। समझ आया? इसके लिए एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं आपको। मान लो 31 मार्च 2017 को सन्ड्री डेटर्स 1 लाख वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में फॉर द बैड डेट्स दे रखे हैं 2000 रुपए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं 10% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखा है 5%। तो सबसे पहले तो हम डेटर्स लिखेंगे। यहां हमने दिखा दिया डेटर्स हमारे दे रखे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से फर्दर बैड डेट्स इन्होंने कितने बताए? फर्दर बैड डेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं 2000 क्वेश्चन में, तो हमने 2000 लेस करके यहाँ पर दिखा दिया 98,000। तो ये तो आपकी पहली एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका दे रखा है कितना? 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं? 98,000। उस पर 10% लगाओ, 9800 हो गया। उसको हम लेस करके दिखाएंगे। लेस करके अमाउंट आ गया हमारा 88,200। अब हमारे डेटर्स कितने बच गए? 88,200, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी। तीसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो कितना दे रखा है? 5%। कितने डेटर्स बचे? 88,200। उसमें से हमने 5% निकाला और वो भी हमने लेस करके दिखा दिया। जो अमाउंट आया यानी कि इतने डेटर्स बच गए 83,790। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चिल्ड्रन यू कैन रेज योर हैंड्स। चलिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे रखे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड की ट्रीटमेंट दे रखी है। मान लो अगर डिस्काउंट अलाउड किया हमने डेटर्स को, उसको हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री पास होगी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ठीक है। और अगर डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा वो लॉस है फर्म के लिए, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये दो एंट्रीज दे रखी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। एक और ट्रीटमेंट दे रखी है, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है बुक्स में, तो डिस्काउंट अलाउड को हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और ये एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। हमें ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। पहला है आपका क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10% डेटर्स पर लगा है हमारा, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगा है 5%। एडिशनल डिस्काउंट दे रखा है 1000। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1000, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स क्या है? प्रोविजन भाई 50,000 है, 50,000 51 था, 1000 हमारा वो हो गया, लेस कर दिया, बचा कितना? 50,000। 50,000 पे लगाया हमने 10%, हो गया आपका 5,000, यानी कि एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5,000 से हम एंट्री पास करेंगे। ये है हमारे डाउटफुल डेट्स। अगली है यानी कि 5,000 को भी हम लेस करके दिखाएंगे, तो कितने बचे हमारे? 45,000 बचे, यानी कि 45,000। 45,000 पे हम लगाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। 5% लगा दिए हमने, जो और अमाउंट आ गया हमारा 2250 रुपए, यानी कि 2250 रुपीज। उससे हमने एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री समाप्त हो गई, लेकिन इसके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे वो देख लीजिए। हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैड डेट्स, 3,000 हमें बैड डेट्स दे रखे हैं,
ठीक है, उसमें हमने डाउटफुल डेट्स जो निकाले 5,000 वो ऐड कर दिए। डिस्काउंट अलाउड जो किया यानी कि एडिशनल डिस्काउंट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स दोनों ही हमने आपस में ऐड किए और ऐड करके हमने तीनों चीजों को मतलब इन दोनों को ऐड करके अलग दिखाया और उसको हमने ऐड करके अलग दिखाया, ऐसे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? और बैलेंस शीट इसकी इस तरीके से बनेगी, सन्ड्री डेटर्स दिखा दोगे 51,000 दे रखे थे, उसमें एडिशनल डिस्काउंट 1,000 था, डाउटफुल डेट्स 5,000 निकाले और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2,250, तो टोटल आ गया आपका 42,750। ये आपकी बैलेंस शीट भी बन गई। यहां तक कोई डाउट है चिल्ड्रन? एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, नॉर्मल क्वेश्चन, वो तो आपको सिर्फ केवल उसका दिखाया था। एक और पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें ये 31 मार्च 2017 के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। अब हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, किसकी बनानी है हमें? सूरज लिमिटेड कोई कंपनी है या है ना? ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर दे रखा है, तो इसकी दो जगह एंट्री होगी, आपको पता है। ठीक है, प्रोविजन दे रखा है 2%, एपेरेंटाइज प्रीमियम दे रखा है 3 साल का। ठीक है, फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से, सैलरीज दे रखी है मार्च की अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उन सब की कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले ट्रेडिंग देख लेते हैं। ट्रेडिंग में हमने लिख लिया ओपनिंग, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, जो जो चीजें दे रखी है वो सब हमने लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू दे रखी है 30,000, ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू इसकी इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को कितना माना, हम इनकी मार्केट वैल्यू पर ही काम करते हैं, तो 30,000 ही लिखेंगे, 37,000 नहीं लिखेंगे, हमें नेट मार्केट वैल्यू से मतलब है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हमने, दोनों साइड को ऐड किया, जो डिफरेंस आया देख लिया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया, फिर हमने यहाँ सारी चीजें लिख ली, रेंट लिख लिया आपका। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है 2%, ठीक है, उसकी हम ट्रीटमेंट अभी देखते हैं, होल्ड पे रख देते हैं। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, सैलरीज में 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी निकालकर ऐड कर दी। यहाँ हमने इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। एक्रूड इंटरेस्ट कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ, इंटरेस्ट ऑन वो दे रखा है 300 रुपए, वो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लेस करके दिखाया। बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि जस्ट अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा तो आप कहाँ एंट्री करेंगे, हमने पीएनएल में दिखाया है, आपको पता है कब करेंगे, जब हम डेटर्स में से देख लेंगे कि हमारे फर्दर बैड डेट्स नहीं है, जो अमाउंट बचता है तब हम उस पर निकालते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सबसे लास्ट में, और अगर केवल यही दे रखे हैं तो डायरेक्ट हम उसी पर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो डायरेक्ट डेटर्स पे हमने 28,000 पे निकाल दिया 2%। ठीक है ना, यहाँ पर भी अपेरेंटाइज प्रीमियम में देख लेंगे कि एडवांस पे कितना मिल गया है। ठीक है, जो मिल गया है उसका मंथ्स के हिसाब से डिवाइड करके 3 साल का दे रखा है तो 3 साल का डिवाइड कर दिया हमने, जो अमाउंट आया उससे हमने इंटू 2 कर दिया। अब आप बोलेंगे कि इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि हमने मंथ्स कैलकुलेट किया, उस हिसाब से हमने निकाला, 2 महीने रिमेनिंग थे, उस हिसाब से हमें जो मिला है वो एडवांस में 2 महीने का मिला, इसलिए हमने इंटू 2 किया। ऐसे ही आपको मंथ देखते हुए करना है बच्चों, और बैलेंस शीट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे जो गिवन है। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क अगर एक साथ दे दूंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आज मैं आपको होमवर्क दूंगी इसी चीज का, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगला जो एडजस्टमेंट है, मेरा दूसरा एडजस्टमेंट है, यानी कि 10th एडजस्टमेंट है, वो है मैनेजर्स कमीशन। आपको कॉपी में क्या लिखना है वो मार्क कर रही हूं मैं। मैनेजर्स को
कमीशन मिलती है, रेगुलर सैलरी के अलावा उनको नेट कमीशन मिलती है नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, कमीशन को हम मैनेजर को कमीशन क्यों देते हैं? इंसेंटिव के रूप में, कि उसने काम किया है तो हमने एक इंसेंटिव के रूप में उसको कमीशन दिया है ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट ले बिजनेस में, इसलिए हम उसको एक तरीके से कमीशन देते हैं। और नेट लॉस के टाइम पर कमीशन नहीं दिया जाता है, प्रॉफिट के टाइम पर ही कमीशन दिया जाता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट लॉस हो रहा है तब भी हमने दे दी, नहीं। अब इस कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस कमीशन को या तो हम एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आइदर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दो तरीके से निकाल सकते हैं मैनेजर कमीशन। एक तो पहला फॉर्मूला है आपका, जब कमीशन हमें नेट प्रॉफिट पर मिलती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग मेंशन है तो फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज ऑफ द कमीशन अपॉन 100 इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, और यही चीज जब आफ्टर दे रखा होगा क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे यहाँ पर percentage of the commission upon 100 plus percentage of the commission into net profit before charging such commission। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में अलग से भी पूछे जा सकते हैं, वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन्हीं के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 77,000, मैनेजर को 10% मिला है कमीशन नेट प्रॉफिट पे, 10% यहाँ पर हमने लिख लिया, यानी कि 10/100 हो गया हमारा। ठीक है, इंटू 77 पे हमने निकाल दिया, ये तो हो गया बिफोर का। आफ्टर का क्या हो गया? हमने 10% और ऐड कर दिया उसमें, है ना, यानी कि 110 हो गया हमारा, और उस पर हमने निकाल दिया, वो आ गया हमारा 7। ठीक है, इसी तरीके से आफ्टर चार्जिंग कमीशन का ये हमें दे रखा है, इन्होंने एक तरीके से बताया है। जर्नल एंट्री देख लीजिए आप, जर्नल एंट्री है आपकी मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन या फिर कमीशन पेबल, और जब हम उस कमीशन को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में तो पीएनएल डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, ये दोनों चीजें भी आप अपने उसमें लिख लें। अब इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, और आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमीशन हमारे लिए एक खर्चा है तो हम इसको डेबिट साइड दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको पे नहीं हो पाता है तो वो हमारा लायबिलिटी साइड दिखाते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग खर्चा है। क्वेश्चन दे रखा है एमएस अर्जुन एंड सन 31 दिसंबर 2007 का हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें ट्रेडिंग पैनल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और ये कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। सारी एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, मुझे आपको समझाना है मैनेजर्स कमीशन, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग है तो इसमें फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग का लगना चाहिए। ठीक है ना, देखो बाकी सारी चीजें आप कर लोगे। यहाँ पे इन्होंने कैसे दिखाया, जो टोटल प्रॉफिट निकला है आपका, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पर आप 10% अपॉन उस नीचे वाले में भी 10% ऐड करके निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल, जो डिफरेंस आया इन दोनों में, डिफरेंस वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पर हमने क्या लगाया, 10%, अभी उसी वैल्यू पर लगा दिया हमने 10%। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा आया 32,200, इस पर हमने लगा दिया 10%, क्योंकि आफ्टर है तो 10 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, कितना शो किया अमाउंट, 2927।
उसके बाद इसको भी हमने लेस करके दिखाया तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 29,273। ठीक है, ऐसे आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है। और बैलेंस शीट में भी मैनेजर्स कमीशन आप दिखाएंगे जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि कितनी आउटस्टैंडिंग है, 2927। ठीक है, ये आप दिखाएंगे लाइबिलिटीज है। ये एक नया ट्रीटमेंट है, बाकी सारी चीजें तो आप खुद से कर लेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बच्चों यही खत्म होता है। अभी तक के किसी भी दोनों एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव टाइम। Open your videos, everyone. If you have any doubt, you can ask me. Today, I will give you some homework for short. कल के एडजस्टमेंट का भी और आज के एडजस्टमेंट का भी सबका एक साथ आपको होमवर्क मिलेगा आज, तो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, चेक ऑन पोर्टल टुडे बाय टुडे। ठीक है, इवनिंग तक या आफ्टरनून तक मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, प्रैक्टिस करिए तब तक अपना साइड बाय साइड। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट आज हमने कंप्लीट कर, यानी कि 10 एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्ट करके। और आगे हमारे केवल 3 एडजस्टमेंट और रह गए हैं। ठीक है, जो आने वाले डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप रेगुलर रहिएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ आया सब कुछ जितना समझाया था मैंने? रेज योर थम्स, समझ आया तो। भूमिका, भूमिका तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी है मुझे। भूमिका कोई डाउट है बेटा? तुम तो आती नहीं हो क्लास लेने, यस बोलिए। मैम ये मैनेजर कमीशन नहीं समझ में आया। बेटा मैनेजर्स कमीशन के ना 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। उस फॉर्मूले में अगर क्वेश्चन में बिफोर दे रखा हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और आफ्टर दे रखा हो तो जब आप जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना लोगे तो नेट प्रॉफिट निकलता है ना। जो नेट प्रॉफिट निकलता है उस अमाउंट पर ही हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, जो अमाउंट आता है हम वो लिखते हैं, हम फिर दोबारा से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। एनीथिंग एल्स? ठीक है, बाकी सबको समझ में आया बच्चों? ओके, नो डाउट। चलिए चिल्ड्रन, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का होमवर्क आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे। थैंक यू क्लास।